राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, उसमें एमए के जो सेमेस्टर पहला सेमेस्टर होता है, उसके तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, उसके बारे में हम थोड़े से उसके प्रश्नों को और उनके उत्तरों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो अध्याय इसमें आता है वो है विद्यापति के बारे में। और जैसा कि आपने पाठ्यक्रम में देखा होगा, विद्यापति इसमें जो पहली इकाई में आपको विद्यापति के बारे में जानना है, उनकी रचनाओं के बारे में जानना है। तो विद्यापति जो हैं, पहले तो ये समझते हैं कि विद्यापति जी कौन हैं और कहाँ पर हुए। तो ये मिथिला के एक सुशिक्षित धनाढ्य संपन्न परिवार में कब हुआ ये? 1360, 1357, 1370, अलग अलग बातें लोग अलग अलग कहते हैं। कोई 1372 भी कहते हैं। हमारे लिए 1360 या 1372 उतना अधिक अंतर नहीं पड़ता, जब तक कि कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे ये पता चले, जिससे कोई उनकी कृति पे के बारे में ये बहस छिड़ी हो कि भाई ये इन्होंने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, या फिर कोई और कारण, कोई राजनीतिक कारण हो। अगर कोई राजनीतिक कारण नहीं है तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 1360 के आसपास उनका जन्म हुआ था। और हमारे लिए इस बात की इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए महत्वपूर्ण इस बात का इसलिए है क्योंकि ये जो है, ये 1360 है ना, ये इनके पहले आ चुके हैं जयदेव। और जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। तो होता क्या है कि जैसा समय होता है वैसा लोगों का काम होता है। गीत गोविंद को आप भक्ति काल का आरंभ मान सकते हैं, जो लगभग 1200 के आसपास में उन्होंने रचना की है, और ये 1360 है। तो और उस समय में ऐसा जैसे आजकल होता है ना कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, फटाफट होता है। पिछले 200 सालों में जाने कितने लोगों ने कितनी सारी हिंदी लिख डाली। ये समस्या उस समय की नहीं है। 1200 से 1400 के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत सारे साहित्यकार हो गए, बहुत सारे कवि हो गए। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि तब इतनी जनसंख्या ही नहीं थी। दूसरे, प्रगति इतनी नहीं हुई थी कि सब लोग मतलब जनसंख्या नहीं, प्रगति नहीं, और एक स्थितियां ऐसी नहीं जिसमें कि बहुत सारे लोग कवि बने, या हो सकता बने भी हों, हमारे पास उनका इतिहास, उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो हम इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कह पाते कि भाई वो लोग थे कि नहीं थे, कि क्या हुआ। तो इनके जन्म के बारे में जो बात होती है उसको हमें समझना चाहिए, लेकिन एक सीमा में समझना चाहिए। उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जब तक कि प्रश्न पत्र में कोई ऐसा प्रश्न ना आ जाए जो कि आपको बिल्कुल इस बात के लिए पीछे पड़ जाए कि भाई 1360 में है कि 1372 में है कि 1357 में, कब का है। और दूसरी चीज़, एक बात ये भी समझिए, देखिए, एक बहुत गरीब, बहुत ही निर्बल व्यक्ति, जिसकी कि समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसके पास कविता लिखने की संभावना जरा कम होती है। और इसका अपवाद कौन है? हम जानते हैं इसका अपवाद कौन है। हाँ, इनके सबसे बड़े अपवाद दो लोग हैं हमारे साहित्य में। एक है कबीर और एक है सूरदास। इनके पास कबीर के पास तो फिर भी कम से कम चलता फिरता शरीर था। सूरदास तो जन्म से अंधे थे, तो उनके पास ना तो कोई सुविधा, ना कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छी ब्रज भाषा में बहुत अच्छी कविताएं या बहुत अच्छा साहित्य रचा है। या साहित्य रचने के लिए उन्होंने नहीं रचा, वो तो अपने मन में जो आ रहा था वो लिख रहे थे। ये जो हैं, ये रचेता हैं। रचेता और सूरदास में थोड़ा अंतर है। रचेता वो होता है जो जानबूझ के, कोशिश करके या किसी कारण से कविता लिखता है। सूरदास इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं। और आप सोच के देखिए, अंधा व्यक्ति वो उसको कैसे, और वो भी उस समय का। सूरदास जो है वो इनके विद्यापति के बाद हैं और तुलसीदास से पहले। तो उस समय तो बहुत ऐसा नहीं, सुविधाएं तो बहुत नहीं। तो खैर, हम सूरदास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विद्यापति के बारे में। और विद्यापति का साहित्य कैसा और क्यों बना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उनके समय में 3 भाषाएं प्रचलित हैं, संस्कृत, अवहट्ठ और लोक भाषा। लोक भाषा क्या है? देखिए, लोक भाषा जो है वो, अब इसकी जब आप इनकी कविताओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी समझ में भी आएंगी, थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं भी आएंगी। और अगर आप मिथिला के क्षेत्र से हैं, और चलिए पहले मिथिला के क्षेत्र को देखते हैं एक सेकंड के लिए कि कहाँ पर है मिथिला, ये जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं। हम जानते हैं कि मिथिला जो है, देखिए ये है गूगल मैप में भारत का नक्शा, और इसमें हम लोग जो है हमारा विशेष ध्यान जो है मिथिला पर। मिथिला ये जो दिख रहा है ये लाल नारंगी सा इसमें है, लेकिन इसके पहले जरा थोड़ा हमको समझना चाहिए कि मिथिला के आसपास और क्या है। तो देखिए नीचे यहाँ पटना है, ये पूरा बिहार है, और ये वाराणसी है, ये प्रयागराज है, ये आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, ये मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। और मिथिला जो है वो असल में अब नेपाल में पड़ता है, पहले ये कहीं और पड़ता था। और ये एक मिथिला है, मैं नहीं कह सकता इतिहास, साहित्य और इतिहास के दृष्टि से कि ये वही मिथिला है जो कि जिसमें कि सीता जी का जन्म हुआ है और जनक जहाँ के राजा हैं, लेकिन लगता तो वही है। तो आप पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये किस जगह पे हैं, और जहाँ पे होंगे वहाँ की वैसी भाषा होगी, और जैसी भाषा होगी उसके हिसाब से कृतियाँ, उनका साहित्य बदलता जाता है। तो ये है आपका मिथिला, मोतिहारी, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, इटावा, ये सब अलग अलग, आगरा, ये सब आते आ रहे हैं ना। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली तक आ गए यहाँ तक। और ये जो है, और ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये हम अब कहते हैं, उस समय। और इसके पहले थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान दीजिए, इस इनके मिथिला के समय होने से पहले 1000 साल पहले, बल्कि 400 साल पहले भी सारा जो सत्ता का केंद्र कहाँ, वो पटना, बिहार, यहाँ पाटलिपुत्र, मगध में है। ये जगह मगध कहलाती है। तो मगध में सब कुछ है, तो इसलिए इस पूरी भूमि की, इस पूरी जगह की विशेषता है, इसीलिए सारी जो साहित्य है, सारे लोग आपको यहीं मिलते हैं। तो हमने केवल इसलिए देखा, आप जरा मिथिला के अंदर जाते हैं थोड़ा सा मैप के अंदर, ताकि आपको और अच्छा भली भांति समझ में आए। देखिए ये है समस्तीपुर, और ये है मिथिला आपका, ये मिथिला है। सीतामढ़ी देखिए अंदर चले गए ना हम लोग, आप और अंदर चले गए, देखिए अब मिथिला तक पहुंच गए। तो ये जनकपुर है, यहाँ पर ये क्या है, ये समझ में पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन ये मिथिला है, ये मिथिला है हमारा। और ये है जनकपुर, और ये है सीतामढ़ी, और बाकी ये आसपास जो नगर हैं देख सकते हैं आप। तो हमने इनको थोड़ा सा इसलिए जाना कि इससे हमें पता चलता है कि भाई जो कवि है उसका कार्य क्षेत्र किस जगह पर है, किस दुनिया में है, कहाँ पर रहते थे वो। अब इसमें आगे चलते हैं। तो इनको हमने देखा कि 3 भाषाओं की बात की इन्होंने, संस्कृत में, अवहट्ठ में, लोक भाषा में। संस्कृत में इन्होंने जो रचनाएं की वो लगभग यहाँ पर हैं, शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, लिखनावली आदि रचनाएं आती हैं। इनमें क्या होता है, इनको जरा थोड़ा समझिए। शैव की बात की इन्होंने, गंगा की बात की, शंकर जी और गंगा तो हमें समझ में आते हैं, दुर्गा जी की बात की, भू परिक्रमा की बात की, पुरुष परीक्षा ये थोड़ी सी अलग प्रकार की है। तो अब इनके, जब हम इन रचनाओं में अंदर जाएंगे तो उनकी जो विषय वस्तु देखने के बाद हमें और भी समझ में आएगा कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो जैसे शुरुआत में जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी भक्ति वाली हैं, और बाद में मैं समझता हूँ धीरे धीरे आगे चलते हुए ये श्रृंगार रस में भी परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो इनकी जो संस्कृत की रचनाएं हैं, तो ये जो रचनाएं हैं ये लिख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए। और दूसरी आगे की जो रचनाएं हैं वो अवहट्ठ में, ये रचनाएं जो है ये अवहट्ठ में। तो अवहट्ठ में क्यों लिखी हैं? देखिए अवहट्ठ में इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि अब ये भाषा, ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। तो जिन राजाओं के संरक्षण में ये रह रहे थे,
उनके बारे में कुछ कहना पड़ेगा, राजा के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, राजा के बारे में कुछ कोई उसके बारे में, उसकी प्रसिद्धि के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके युद्ध कौशल के बारे में, इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। कवि हो भाई, आपको पैसा कब मिलेगा? जब आप जो सुनने वाले हैं उनके मन की बात कहोगे। तो जो दूसरी भाषा है इनकी वो अवहट है, वो अवहट में इनका ये कीर्ति पताका और इस प्रकार की बातें सारी आते हैं, जिनमें कि वो थोड़ा है तो राजनीतिक, क्योंकि राजनीति से प्रेरित है, या जीविका से प्रेरित समझिए इसको। उसके बाद तो ये इन्होंने अवहट में लिखा, तो पहला संस्कृत में, दूसरा अवहट में, और तीसरा जो है, अब कवि हो और अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो खाली राजा से तो काम चलेगा नहीं। फिर क्या करोगे आप? फिर आप सामान्य लोगों की भाषा में लिखोगे, जो जिसे लोक भाषा में इन्होंने लिखा ना, लोक भाषा। लोक भाषा मतलब ये उस वक्त हिंदी या अपभ्रंश या मैथिली, इनका जो है मिला जुला संग्रह। अच्छा, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। मैथिली अपभ्रंश और देखिए इसको थोड़ा सा एक बार फिर से मानचित्र को देखते हैं। तो ये जो जगह दिख रही है आपको, इसी जगह में बुद्ध भी हैं, यहीं पर जैन भी हैं, वो सब लोग भी यहीं पर ही हैं। उनकी बात मैंने क्यों की? क्योंकि जैन अपभ्रंश में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। बौद्ध जो है वो प्राकृत में लिख रहे हैं, पाली में लिख रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो ये ना, ये देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी, और ये जो गोरखपुर कहाँ है? देखिए इसमें गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर मोतिहारी, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा इधर चला गया। तो ये बलिया, और ये हाँ थोड़ा बाहर जाते तो दिखेगा। हाँ, तो अब ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़ और मोतिहारी। तो ये सारी जगह हैं, ये सारी जगह हैं जहाँ पर सिद्धनाथ, जो नित्य सिद्ध और नाथ जो जैसे जो योगी आदित्य जी हैं वो नाथ संप्रदाय के हैं। तो वो लोग भी यहीं इसी सब जगह में यहाँ पर रहते थे। तो उनकी भाषा भी इसीलिए सिद्धों की, देखिए नाथ सिद्धों की जो भाषाएं हैं उसको हिंदी की आरंभ कहा जाता है। और ये हम आज सोचते हैं कि क्या आरंभ है और क्या है। जैसे आज के समय में हम जो भाषा बोलते हैं उसमें क्या होता है, हम हिंदी बोलते बोलते उसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द ले आते हैं, और भाषाओं के शब्द भी मिल जुड़ जाते हैं। कुछ दिल्ली के, कुछ पंजाबी के, कुछ मराठी के, कुछ राजस्थानी के, कुछ गुजराती के, कुछ बंगाली के, वो शब्द भी चले आते हैं। अगर आज से 100-150 साल, 400 साल के बाद कोई हमारी भाषा के बारे में देखे तो वो कैसे पता करेगा कि हम हिंदी का क्या स्वरूप था, अगर उसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी मिले हुए हैं तो, और संस्कृत के शब्द भी हैं और अरबी फारसी के भी हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि उस समय कैसी भाषाएं गडमड आपस में हो रही होंगी। सब कुछ एकदम बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बिल्कुल अलग अलग समझ में आए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हिंदी का, और विशेषकर जब एमए, जब मतलब ऊंची कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में हम पहुंचते हैं, एमए पहुंचते हैं, बीए एमए इत्यादि में पहुंचते हैं, या फिर जब आगे शोध करेंगे आप पीएचडी इत्यादि के लिए, तो क्या होगा, तब आपको इन सब चीज़ों की गहराई में जाना पड़ता है। और गहराई में जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और एमए तक आ गया विद्यार्थी, मैं समझता हूँ उसकी बुद्धि काफ़ी परिपक्व हो जाती है, उसको बहुत कुछ समझ में आता है, और वो अपने तरीके से खोज करे तो वो बहुत अच्छी तरीके से बातें जान जाता है। और फिर इनके बारे में लिखना, देखिए परीक्षा में जब इनके बारे में लिखना है तो आपको, जब बहुत कुछ पता है आपको, तो लिखने में आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या लिखूं, बल्कि आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या लिखूं। और उस स्थिति में फिर आप क्या कर सकते हैं कि परीक्षा में जैसा प्रश्न पूछा गया है और जैसी उसके बारे में बात हो रही है, उसको अपना जो समग्र जो आपने सीखा है अभी तक, वो पूरा का पूरा उड़ेल सकते हैं, बता सकते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि काम की बातें सबसे पहले निपट जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत लंबा लिखते लिखते हम कुछ काम की बातें भूल जाएं। कैसे?
देखिए अब इसमें काम की बात, एक आगे काम की बात देखते हैं। हमने समझा कि इन्होंने 3 भाषाओं में लिखा। अब एक और आगे काम की बातें देखते हैं। क्या है कि जो कुछ ये लिख रहे हैं वो गीत ही कहलाता है, गीत ही या गीत कहलाता है। आजकल हम उसको, आजकल की भाषा में अधिकांशतः उसको हम गीत कहते हैं, पर ये उस समय के समय में गीत ही कहलाता था इसको। और देखिए इसीलिए इन्होंने जैसे इन्होंने जो जयदेव के बारे में बात की है, उन्होंने गीत शैली का प्रयोग आरंभ किया था। तो ये उनके बाद हुए हैं, इसलिए इन्होंने भी उनके बाद किया। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे बदलती जाती है। जैसे आजकल हिंदी पिछले कुछ 30 सालों में, 35-40 सालों में देखते देखते हिंदी से इंग्लिश हो गई है। क्या होता है, हिंदी के वाक्य होते हैं और इंग्लिश के शब्द कुछ रहते हैं उसमें। तो उसी प्रकार ये जो कविताएं हैं, गीत हैं, वो उस समय की भाषा में उन लोगों के लिए, जो सामान्य जन से संपर्क करने के लिए उसी का प्रयोग होगा सबसे ज्यादा। तो इन सब चीजों को हम थोड़ा जानते हुए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे और क्या इनका विषय वस्तु क्या रही है। कविता तो लिख रहा हूं, और जो पहले लिखी इन्होंने, जैसे देखिए संस्कृत में जो लिखी है, पहली ये लिखी शैव सर्वसी, ये भक्ति काव्य हैं। और उसके बाद ये गीत गोविंद में जयदेव जी के साथ भी हुआ। क्या हुआ, उन्होंने शुरुआत की कृष्ण के बारे में भक्ति से, और भक्ति करते करते वो श्रृंगार रस में चले गए। श्रृंगार रस में क्यों चले गए? क्योंकि एक सहज बात है, मनुष्य को विशेष पूरे जीवन पर्यंत और एक विशेष आयु में लगभग 14, 15, 16 साल की उम्र से लेके 30-35 साल तक तो कम से कम होता ही है कि श्रृंगार के जो विषय है उसमें बहुत अधिक दिलचस्पी और बहुत अधिक रुचि रहती है। तो यदि, और ये एक और भी बात होती है कि उस समय का व्यक्ति बड़ा भावुक, बड़ा उसके मन में बड़ी उल्लास, उमंग और बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है। तो जो कवि लोग होते हैं, अगर उनको अधिक लोगों से संपर्क करना है, अधिक लोगों से संपर्क बनाना है, तो वो क्या करेंगे? ज्यादातर जो लोग, ज्यादा अधिकांश जनसंख्या जिस चीज का में रुचि रखती है, उसकी बात वो भी करते हैं। तो ये अब कहीं आरंभ होते होते श्रृंगार आपको हमारी संस्कृति है उसमें लगभग हमेशा मिलेगा, और आज भी है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए ये बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जीवन का। तो इसमें जो है, ये इनकी विशेषता क्या है? ये स्वच्छंद प्रेम। अब आप सोचिए, 1400 का समय है। आज के जैसे आजकल क्या होता है कि आजकल सब लोग जो है वीडियो बना लेते हैं तुरंत। आप कोई आदमी कहीं बोल रहा है तो दूसरा वीडियो बना लेता है। तो आदमी को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि पता नहीं कौन कहाँ कैसा वीडियो बना के कहाँ डाल दे। लेकिन इनके सामने तो वो समस्या नहीं है कि कौन, ये ना गीत गोविंद के जयदेव जी के सामने समस्या है और ना ही विद्यापति जी के सामने समस्या है। तो क्या है, जो इनके मन में आ रहा है वो लिख। अच्छा, ये एक और बात कहता हूं मैं, उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया है। चीन में 1470 के समय में, लगभग समय में प्रिंटिंग प्रेस बना है, छपाई का यंत्र, और चीन में बना, भारत में नहीं बना है। तो तब जो कुछ लिखा जाता था वो या तो पत्थरों पे या ताम्र पत्रों पे या जो पेड़ों के जो पत्ते होते थे उन पे लिखा जाता था। कुछ जो भी जैसे बांस के इत्यादि पे और बहुत जो भी ये जो लकड़ी की चीजों पे लिखा जाता था, जिसपे हर आदमी तो पत्थर पे नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार की चीजों पे लिखा जाता था। तो अब इनके मन में जो भाव आ रहे हैं, ये अपना स्वच्छंद भाव में कह सकते हैं, स्वच्छंद प्रेम का निरूपण कर सकते हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति स्वच्छंद प्रेम का निरूपण कर रहा हो तो थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सी बात कहाँ कहूँ। होता अभी भी है। कैसे होता है? अगर आप YouTube में या कहीं Amazon में या कहीं Netflix में देखेंगे तो जो कॉमेडी के शो हैं वो क्या है, जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, उसमें क्या होता है, स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हो रहा है। लेकिन उस समय का स्वच्छंद प्रेम का निरूपण ये कुछ अलग प्रकार का है। तो वह उस समय का कैसा है? तो उसमें क्या है कि पहली चीज तो आप ये समझिए कि वो
पुरुषों की स्थिति कैसी होगी और पुरुषों की स्थिति कैसी होगी वो तो चलो फिर भी समझ में आएगा, महिलाओं की स्थिति, नारियों की स्थिति कैसी होगी। तो ये जो है देखिए क्या है, इनका सौंदर्य भाव, रसिकता जो है बहुत बढ़ी हुई है, और नारियों के अंग विशेषों तक की बात करते हैं अलग अलग। मतलब हम सोचने लगते हैं एकदम से, जैसे देखिए ना, कुछ वह कमल कोरक चल मुदी रहू, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। और इनकी जो है वो शंकर जी की जो जो गंगा जी उतर रही हैं, शंकर जी के सिर सुर सर जलधार, उन सब से मिलाते हैं। तो अब आप सोचेंगे ये कि ये कैसे मिला रहे हैं, तो यही जो सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का मिला जुला रूप है ये, तो देखने में दिखता है। तो अब क्या कहते हैं, इनकी विशेषता क्या है, जैसे अब इनका इनकी जो गीत है वो भी अलग अलग उम्र के लोगों के लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जवान हैं, नवयुवक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी जिनकी उम्र हो गई। तो जो जवान लोग हैं, जो नवयुवक लोग हैं, उनके लिए क्या होता है, हम सभी के लिए एक स्थिति आती है कि जब हम अपना कोई जीवन साथी ढूंढ रहे होते हैं तो कौन होगा, कैसा होगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो देखिए जैसे क्या है ना, विद्यापति के नायक और नायिका जो हैं प्रथम दर्शन से ही प्रेम वेदना से पीड़ित हो जाते हैं। और अब ये भगवान कृष्ण का नाम लेके कह रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं। राधा और कृष्ण के बारे में जो कुछ भी कहा गया है सब इसी काल में कहा गया है, पहले नहीं कहा गया, बाद में अब भी उतना नहीं कहा जाता। तो सब कुछ उसी समय कहा गया, और इसीलिए सूरदास के उसमें भी बहुत मिलता है। तो अब भगवान का नाम लेके, ये भगवान के नाम के सहारे, और ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहने, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति, हम नहीं जानते कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। तो और एक ही व्यक्ति जीवन में अलग अलग चीजों को साधता रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा ही बना रहता है व्यक्ति। तो जवानी में अलग होता है, उम्र बढ़ जाती तो अलग हो जाता है। तो जब जवानी होती है, जब नवयुवक होते हैं, तो सौंदर्य रस और श्रृंगार रस बिल्कुल उसी में आदमी व्यक्ति डूबा रहता है। देखिए नायक, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इनकी कविताओं में क्या हो रहा है, ये कहते हैं कि नायक तो मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है, और जो लड़कियां हैं, नायिकाएं हैं, वो बेचारी ढूंढती उनसे मिलने, नायक से मिलने के लिए बड़ी कठिनाइयों का कैसे बच के बचाते पहुंच रही हैं। वो आपने, हमने पिक्चरों में गाने भी सुने इस प्रकार के। तो ये सब इस प्रकार की बातें इनकी कविताओं में आती हैं। और उसके बाद ये भी बात आती है, अब देखिए आज भी और तब भी, आज तो फिर भी कई स्थितियां ऐसी हो गई, लोग बाग थोड़े उदार हृदय हो गए हैं, कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, लोग बाग छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के समय में सारा का सारा जो ध्यान है व्यक्ति का पैसे कमाने या जीवन को भौतिक रूप से सुख में बनाने में। तो इन चीजों को थोड़ा सा, अब उतना पहले के अपेक्षा के तो उतना नहीं होता, लेकिन 1000 साल पहले कैसा होगा, होता होगा, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो उस समय जो है, उस समय की स्थिति ये है कि भाई वो लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल है, नारियों के लिए, तो वो बेचारी परेशान हो रही हैं, और उनका जो प्रेम है वो सफल नहीं हो रहा। क्यों नहीं सफल हो रहा, क्योंकि आदमी लोग या तो काम के नहीं है, या भाग जाते हैं, या लड़ाई में चले जाते हैं, कुल मिला के वो अटके रह जाते हैं। लड़कियां जो हैं विरह का ज्यादा उनको सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये बात करते हैं आगे जो दाम्पत्य जीवन के, जिन लोगों की शादी हो गई, वैवाहिक जीवन चल रहा है, तो वहाँ क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो 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 कम आयु में जो उल्लास की बात थी, जो बहुत अच्छा सब कुछ कैसे प्रेमी प्रेमिका मिले आपस में, वो उलझन थी, अब वो नहीं रही। प्रेमी प्रेमिका मिल चुके हैं और बहुत समय तक साथ में भी रह रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है वो स्थिति नहीं रहेगी। तो अब क्या होता है, अब होता है क्या कि एक दूसरे के जो और जीवन के चीजें होती हैं उनके बारे में, और एक दूसरे के साथ कोमल, जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट और कितना ध्यान रखते हैं, उस प्रकार की चीज़ों के बारे में बातें आने लगती हैं। और दोस्त होता भी ये कि देखिए जब नवयुवक होते हैं तब तो कहीं किसी के पास काम नहीं होता, लेकिन जब जैसे जीविका के साधन में पति चला गया, विरह में हो गए, पति था लेकिन कहीं बाहर चला गया, फिर पता नहीं चल रहा, कहीं बाहर चला गया तो कोई और उसको दूसरी स्त्री मिल गई, या वापस ही नहीं आ पाया, मर गया, कुछ हो गया, तो समस्याएं अलग होती हैं।
तो अब फिर से समस्याएं चल रही हैं, तो इनकी कविताओं में फिर से बात हो रही है। तो हम ये एक बात देख रहे हैं कि देखिए, जैसे ये कह रहे हैं ना कि ये प्रौढ़ नायिकाएं ऐसा नहीं सोचती, उनकी उनके ये, अब यहाँ पर ये देखिए भाषा में देखिए, अंकुर तपन ताप जति जारब कि करब बारद में है, ये जो भाषा है ये आप इसको देखिए, मिलाइए, और अगर आप मैथिली थोड़ी बहुत जानते हैं या अवधी जानते हैं तो उनसे भी समझिए, और तब आपको समझ में आएगा। जिसे हम कभी मैथिली कहते हैं, आज जब सब विभाग हो गए तब तो नहीं रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं इनको थोड़ा जानते चलिए। और यहाँ आके हमको ये समझ में आता है कि जो ये हमारे विद्यापति जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा और अलग अलग प्रकार की चीज़ें लिखी। तो उसमें क्या है, सफल गीत के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उनकी शैली कैसी थी, भावात्मक, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा गहराई में, अब ये जब आप इसको कोई कविता पढ़ेंगे और उसके भाव में थोड़ा गहराई में अंदर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो वो भाषा को समझते हुए फिर समझने का आनंद कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार विद्यापति के बारे में थोड़ी जानकारी ली। अब अगले सत्र में अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे।